Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 26th of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 26 जुलाई 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है एल सेल्वाडोर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी और हमारे एग्जाम के लिए भी। तो यहाँ पे चर्चा ये हो रही है, तेलंगाना के अंदर एक टेम्पल है और उस टेम्पल का नाम है रमप्पा टेम्पल। अब उसको एक वर्ल्ड हेरिटेज टैग दे दिया गया है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। अब आपको ध्यान देना है, ये कल बहुत सारे आर्टिकल्स इस टॉपिक के रिगार्डिंग पब्लिश हो रहे थे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग को दो तीन चीज़ें जाननी है इस आर्टिकल के रिगार्डिंग, वो ये है रमप्पा टेम्पल के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी होंगी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन उसके बाद ये वर्ल्ड हेरिटेज एग्जैक्टली होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं इस टेम्पल के बारे में। तो ये जो आर्टिकल है बेसिकली आपका जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रमप्पा टेम्पल जो है डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिवा को। ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो तेलंगाना के अंदर एक पलमपद विलेज है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। और इस टेम्पल का जो नाम एक तरीके से एक और नाम से फेमस है, वो है रामलिंगेश्वरा टेम्पल। ओके, नाउ इसको जो बनाया गया था, एक चीफ कमांडर थे, उनके सुपरविजन के अंडर में बनाया गया। उन चीफ कमांडर का नाम था रेकेरला रुद्रा। ठीक है, अब यहाँ पर ककतिया डायनेस्टी का जब टाइम चल रहा था एक तरीके से, तो वहाँ पर जो गणपति देवा हैं उनका शासन चल रहा था, उस समय पर इस टेम्पल को बिल्टअप किया गया था, आपको ध्यान रखना है। नाउ बात करते हैं ककतिया डायनेस्टी की। तो बेसिकली ये जो डायनेस्टी है ना, ये एक तरीके से साउथ इंडियन डायनेस्टी थी जिसने रूल किया था आंध्र प्रदेश के ऊपर। जो भारत के अंदर आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर इस डायनेस्टी ने काफ़ी लंबे समय तक रूल किया। टाइम पीरियड यहाँ पे बोला जाता है 1083 सीई से लेकर 1323 सीई तक यहाँ पर रूल किया गया। अब क्वेश्चन ये भी होगा आपके दिमाग में, ये जो टेम्पल है रमप्पा जो नाम है, ये किस बेसिस पर पड़ा है। तो इस टेम्पल को जिस पर्सन ने डिज़ाइन किया था, जो स्कल्प्टर था इस टेम्पल का, उसी के नाम पर ये रमप्पा पड़ा है, तो आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद देखो, रमप्पा टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज टैग देने की बहुत पहले से कोशिश की जा रही है, लगभग 2012 से कोशिश की जा रही है। 2019 के अंदर इसका नॉमिनेशन भी हो चुका था। नाउ फाइनली 2021 के अंदर अब यहाँ पर रमप्पा टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिल चुका है। तो इंडिया के अंदर जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उसके अंदर एक साइट और इंक्रीज हो चुकी है। मुझे ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, इस टेम्पल को मिलाकर इंडिया के अंदर आज के टाइम पर कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुकी हैं। ओके, टेम्पल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखता है, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को आपको पहले समझना होगा। बेसिकली कुछ प्लेसेस होती हैं, कुछ जगह होती हैं जिनको यूनेस्को के अंदर लिस्टेड किया जाता है। अब ये जगह ना काफ़ी स्पेशल होती हैं, यहाँ का जो कल्चर होता है वो काफ़ी स्पेशल होता है। इसके रिगार्डिंग कुछ पास्ट जो हमारी हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छे से जुड़ी हुई होती है। उसका कुछ देखने में अच्छे से सिग्निफिकेंस जुड़ा हुआ होता है, इसका फिजिकल अपीयरेंस कुछ अलग ही लेवल का होता है। तो इन सब बेसिस पर देखने के बाद किसी भी यहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाला जाता है। अब जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इनको मेंटेन कौन करता है, तो इनको मेंटेन किया जाता है एक इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम है उसके द्वारा। और इस प्रोग्राम को कौन एडमिनिस्टर करता है, कौन चलाता है, वो है एक कमेटी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद यहाँ पर देखो होता क्या है, अब यहाँ पे किसी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, मतलब कोई भी प्लेस है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज का टैग दे दिया गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रमप्पा टेम्पल है, अब इसको वर्ल्ड हेरिटेज टैग दे दिया गया। अब इससे होगा क्या फ़ायदा, फ़ायदा ये होगा कि इस टेम्पल का आइडेंटिफिकेशन दुनिया भर में जाना जाएगा। उसके बाद इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी, इसको प्रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं एक तरीके से किसी भी वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस को, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ओके, देन उसके बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक
जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये सब लाया गया था बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम है कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। इसको अडॉप्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1972 में। तो उसके बाद ही यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जहाँ पर जो विरासतें हैं उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा ये जो हेरिटेज साइट्स होती हैं ये किस प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो ये विरासतें हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। कुछ होती हैं कल्चरल हेरिटेज साइट्स, कुछ होती हैं नेचुरल हेरिटेज साइट्स और कुछ होती हैं इन दोनों का मिक्सचर। अब हम समझते हैं कल्चरल हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं। कल्चरल हेरिटेज साइट्स आप नाम से समझ रहे होंगे यानी कि कहीं ना कहीं वो संस्कृति से रिलेटेड होगी, हमारे इतिहास से रिलेटेड होगी। बिल्कुल, जो हमारी पास्ट की ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, टाउन सिटीज़ हैं, ठीक है, टाउन साइट्स हो गए या फिर कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गई, मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर हो गए, पेंटिंग्स हो गई पुरानी पुरानी, तो ये सब एक तरीके से कल्चरल हेरिटेज साइट्स के अंदर आती हैं। नेचुरल हेरिटेज साइट्स के अंदर बहुत सारे जो नेचुरल एरियाज़ हैं, ठीक है, जो प्रकृति की देन है वो आते हैं। देन उसके बाद मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आप कह सकते हो मिक्सचर जो कि नेचुरल भी हो प्लस कल्चरल भी हो, तो उस प्रकार की चीज़ें मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर में आती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। खाली यहाँ पर आर्टिकल पढ़ने से काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। आर्टिकल पढ़ा है तो उसके साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। ओके, और यहाँ पर आपको ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस मिलता है इस चैनल पर डेली बेसिस पर, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर सारे आर्टिकल के रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको नोट्स बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। सारे नोट्स मैं यहीं से प्रोवाइड करवाता रहूँ। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। अभी क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक लैंडस्लिप देखने को मिला है। लैंडस्लिप की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है, बोल्डर्स खिसक गए हैं। बोल्डर खिसक गया जब बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना उसको हम लोग बोल्डर बोलते हैं, वो गिर गया ऊपर से एक वैन के ऊपर जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जा रही हैं। आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिल रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। लेकिन क्वेश्चन ये है आर्टिकल में क्या हमारे लिए एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी हमने जो पहला वाला आर्टिकल देखा था वो जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। ये वाला आर्टिकल भी जीएस पेपर 1 बट ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, वो है लैंडस्लिप। तो लैंडस्लिप या फिर लैंडस्लाइड, इसके बारे में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो न्यूज़ में हमेशा ये रहता ही रहता है जब भी बारिश के मौसम आता है तो इस हैवी रेन की वजह से बहुत सारी लैंडस्लाइड्स होती हैं भारत के अंदर, बहुत सारे पार्ट्स के अंदर। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। लैंडस्लाइड्स एग्जैक्टली होती क्या है, मान लो कोई यहाँ पर ये चट्टान है, कोई भी पहाड़ है, ऐसे पहाड़ होते नहीं है बट यहाँ पर तो है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कुछ इस प्रकार से ये पहाड़ है, ठीक है। इस पर क्या होता है, यहाँ पे जो भी इसकी पहाड़ का आधा हिस्सा है वो खिसक जाता है नीचे की साइड। यहाँ पर आप कह सकते हो मूवमेंट होता है किसका, रॉक का, डेब्रिस का, या फिर अर्थ जो है ये डाउनवर्ड स्लोप कर जाती है, नीचे खिसक जाती है, उसको लैंडस्लाइड बोला जाता है, ठीक है। अब लैंडस्लाइड होने के पीछे के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो रेन, एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न, यहाँ पे बारिश हो गई। दूसरे रीज़न ह्यूमन, आप कह सकते हो ह्यूमन रीजंस भी देखने को मिलते हैं। वो क्या क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आपको ध्यान ये देना है, लैंडस्लाइड्स जो है कॉज होती है 3 मेजर फैक्टर्स की वजह से। इसके पीछे के 3 बड़े बड़े कारण हैं। वो क्या क्या है, वो है जियोलॉजी, मोर्फोलॉजी और ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। अब इन तीनों को ही हम लोग समझेंगे क्या क्या है। तो जियोलॉजी यहाँ पर बेसिकली रेफर करता है कुछ मटेरियल की लिस्ट, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स को, मतलब कोई मतलब अर्थ है या फिर कोई रॉक है। मान लो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ये पहाड़ है, इसकी यहाँ पे कोई रॉक है जो कि चटक गई है, एक तरीके से कच्ची सी हो गई है, वीकन हो चुकी है, चटक गई है। अब चटकने के बाद क्या हो गया, वो कमज़ोर हो चुकी है और नीचे क्या लग रही है, नीचे ग्रेविटी की फोर्स भी लग रही है। तो क्या होगा, चटकने के बाद वो क्या होगी, नीचे ढह जाएगी। उसको हम लोग लैंडस्लाइड बोलते हैं। यानी कहीं ना कहीं फ्रैक्चर होना या वीकेंड होना रॉक का, वो जियोलॉजी कहलाता है। देन मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, मॉर्फोलॉजी के अंदर देखो जो वेजिटेशन होता है वो खत्म हो जाता है, मतलब कि जो उसका ग्रीनरी है, जो उसके पेड़ पौधे हैं बड़े बड़े, ठीक है, वो सब खत्म हो जाते हैं। हालांकि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वहाँ पर वो सॉइल को कैप्चर करके रखते हैं जिससे कि लैंडस्लाइड नहीं होती है। लेकिन क्या है, वेजिटेशन खत्म होगा, कहीं आग लग गई है या फिर कुछ और सूखा पड़ चुका है, यहाँ पे वेजिटेशन बर्बाद हो चुका है, हरा जो ग्रीनरी है वो बर्बाद हो चुकी है, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड देखने को मिल जाती है। देन उसके बाद कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी आती हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर जब मानव अपना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता हुआ नजर आएगा, रेस्टोरेंट बन रहे हैं हिल्स की साइड पर किनारे किनारे, या फिर रोड्स कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी लैंडस्लाइड देखने को मिल जाती है। अब क्वेश्चन ये है, कौन से रीजन है जहां पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है? अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है। साउथ एशियन वाले नेशंस में बात करें तो इंडिया जो है मोस्ट अफेक्टेड एरिया है इस लैंडस्लाइड से, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये भी होगा
कि हम लोग इसके रिगार्डिंग क्या क्या सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। सोल्यूशन ये है कि आप लोग को जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसको कहीं ना कहीं लिमिट करना होगा। जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही हैं या फिर ज़्यादा मात्रा में लोग सेटल हो रहे हैं वहाँ पर, तो उसको एक तरीके से यहाँ पर उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आप लोगों को एक आर्टिकल दिख रहा होगा, इंडिया और चाइना मिलकर एक तरीके से बातचीत करने वाले हैं। अब यहाँ पर अभी आपको मालूम होगा कि पिछले एक साल, जो हमारा साल 2020 है, वो इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में ही निकल गया। हमारे बीच में जो लद्दाख वाला एरिया है वहाँ पर स्टैंड ऑफ चलता ही रहा सोल्जर्स के बीच में। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर और बहुत सारे एरियाज बचे हैं। देखो उस वो जो वाला एरिया था, लद्दाख वाला एरिया, वहाँ पर क्या हुआ, फरवरी के टाइम पर डिसएंगेजमेंट हो चुका था। यानी जो आर्मीज थी, चाइनीज़ आर्मी थी या फिर इंडियन आर्मी थी, वो पीछे हट चुके थे। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर बहुत सारे एरियाज है, जैसे गोगरा एरिया, गोगरा वाला हो गया, हॉट स्प्रिंग वाली जगह हो गई, वहाँ पर अभी भी स्टैंड ऑफ जारी है। अब यहाँ पर एक तरीके से डिसएंगेजमेंट करने के लिए बातचीत चल रही है और इंडिया और चाइना एक तरीके से एक एग्रीमेंट तक पहुँचेंगे अगले राउंड ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्रेंस के बीच में। जो भी यहाँ पर बातचीत चलने वाली है मिलिट्री की, उसकी जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो जो अगला राउंड होगा, वहाँ पर इसी के ऊपर फोकस किया जाएगा कि एक ऐसा एग्रीमेंट हो कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बाकी बचे कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर भी डिसएंगेजमेंट देखने को मिल जाए, जो उनकी आर्मीज़ हैं वो पीछे हट जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया और चाइना रेडी हो चुके हैं। लगभग 12वां यहाँ पे राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल की मीटिंग होने वाली है। इनकी बातचीत होगी और फोकस किया जाएगा गोगरा वाले रीजन के ऊपर और हॉट स्प्रिंग वाले रीजन के ऊपर, जहाँ पर अभी तक आपको यहाँ पर स्टैंड ऑफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली बोला यह जा रहा है इस स्टैंड ऑफ को ख़त्म करा जाएगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे कोशिश ये थी कि हम लोग आज के दिन यानी 26 जुलाई को ये एक तरीके से पूरी की पूरी बातचीत करें, मीटिंग करें। लेकिन 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्या 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल वॉर के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो वीडियो में बने रहना। बस जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें हम लोग कारगिल वॉर को डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा वॉर समझाऊंगा क्या हुआ था उस वॉर में। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाला है। इसी बात पे यहाँ पे वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। देखो यहाँ पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाइक नहीं करता है, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करो। थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, इससे क्या होता है वीडियो ज़्यादा रीच करेगा, ज़्यादा लोगों तक जाएगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो, मेक श्योर करो। देन उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्कस ये किया कि 26 जुलाई को पॉसिबिलिटी थी कि हाँ मीटिंग होगी, लेकिन अभी यहाँ पर इसको एक तरीके से जो डेट है वो अपडेट करी जाएगी जल्दी और नई डेट बताई जाएगी, जहाँ पर आपस में यहाँ पर दोनों के मिलिट्री कमांडर लेवल टॉक होने वाली है और दोनों यहाँ पर डिस्कशन ये करेंगे ये जो गोगरा वाला रीजन है, हॉट स्प्रिंग वाला रीजन है, यहाँ पर किस प्रकार से डिसएंगेजमेंट किया जा सकता है। और आपको मालूम होगा बहुत सारे एरियाज़ जो है लद्दाख वाले रीजन में, खासकर जो पेंगोंग सो वाला एरिया है, वहाँ पर फरवरी के टाइम पर दोनों के बीच में डिसएंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुका है। नाउ फोकस हमारा अब 2 एरियाज़ के ऊपर है, जो कि मैंने अभी आपको नाम बताया है, तो बार बार वही चीज़ दोहराई जा रही है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे जैसे जैसे बातचीत होगी देन उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होने चालू होंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एक आर्टिकल ये है, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब यानी कि रामनाथ कोविंद जी यहाँ पे 4 दिन की विजिट पर हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और आज क्या है 26 जुलाई, जैसे मैंने बताया कारगिल जो यहाँ पर विजय दिवस है ये। अब जो ये कारगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट करेंगे, यहाँ पर 22वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। और आपको मालूम होगा ये जो कारगिल वॉर है ये कब हुआ था, 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर आज के दिन पर इसकी 22वीं एनिवर्सरी मनाई गई है, तो उसी चक्कर में आप कह सकते हो हमारे प्रेसिडेंट वहाँ पर पहुँचे हैं ताकि एक तरीके से रिस्पेक्ट दे सके हमारे उन जवानों को जो कि उस कारगिल वॉर में शहीद हो गए थे। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं इस कारगिल वॉर के बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर ये मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स बहुत पहले मैंने बनाए थे, तो मुझे ये याद था एग्जैक्टली, तो मैंने यहाँ पर पिक्चर क्लिक कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कारगिल वॉर को समझेंगे। मुझे बहुत टाइम हो गया इसको बनाए हुए, तो लेकिन आप कह सकते हो आज के टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा है समझाने के लिए भी बेसिकली, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं। तो देखो कारगिल वॉर जब कब हुआ था, ध्यान रखना है 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। कहाँ पर और कब हुआ तो हमने डिस्कस कर लिया, मई से लेकर जुलाई के बीच में हुआ था। लगभग ये जो वॉर है 50 से 60 दिन चला था 1999 के बीच में। ओके, अब यहाँ पर जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल बेसिकली, जो कि पाकिस्तान के साइड पर है कारगिल के अंदर। अब ये कारगिल क्या है, बेसिकली कारगिल एक जगह है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में है इंडिया की। ठीक है, अब क्या कह सकते हो कि ये जो कारगिल है इसके बहुत सारे सराउंडिंग एरियाज़, इसके आसपास वाले एरियाज़ हो गए, ठीक है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के। नहीं देखने को मिल रहा है तो मैं अभी आपको मैप में दिखाता हूं, तब आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर आप देख पाओगे ये ऊपर वाला मैप है, पहले का मैप है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया ये पहला वाला मैप है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये कारगिल ये वाली जगह देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली यहीं पर ये इसके आसपास वाली जगह पर इतने में ही यहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई थी 1999 में, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या था मैंने आपको दिखाया। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मैंने एरिया आपको दिखा दिया मैप में। उसके बाद ये कारगिल वॉर को दो नाम से जाना जाता है। इंडियन आर्मी इसको ऑपरेशन विजय बोलती है और जो एयरफोर्स है हमारी वो उसको ऑपरेशन सफ़ेद सागर बोलती है। तो ये दोनों ही नाम ध्यान रखने, आपसे वनडे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग इस वॉर का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, इसका इतिहास देखते हैं, हुआ क्या था। जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जो कि मैंने अभी आप लोगों को मैप में दिखाया है, उनको डिवाइड कर दिया गया था LOC के द्वारा, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया गया था कब, 1947 से लेकर 1948 की जो वॉर हुई थी उस समय पर LOC को बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद आता है फरवरी 1999। अब 1999 में होता क्या है, जो हमारे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये लाहौर गए। लाहौर में जाकर इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर एक लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया, ठीक है। अब जाकर इन्होंने एक तरीके से, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, और साथ ही साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, दोनों ने मिलकर इंडिया पाकिस्तान लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया। नाउ यहाँ पर लाहौर डिक्लेरेशन की पिक्चर्स आपको काफ़ी सारी गूगल्स पर देखने को मिल जाएंगी, वो चीज़ मैंने यहाँ पर ऐसी लिख रखी है। नाउ यहाँ पे मैं आपको जो लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था इसके कुछ बर्निंग पॉइंट्स बता देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या हुआ था। तो दोनों ही कंट्रीज़ यानी इंडिया और पाकिस्तान है, दोनों ने मिलकर क्या क्या डिसाइड किया कि हम लोग अपने जो न्यूक्लियर आर्म्स वगैरह हैं या फिर कोई एक्सीडेंटल ऑपरेशन होता है इसको हटाएंगे, मतलब इसके ऊपर अभी के लिए इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर एक तरीके से न्यूक्लियर कंट्रीज हो चुकी थी, दोनों ने ही यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कर चुका था, तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होगा। देन उसके बाद आप कह सकते हो कि नॉन कन्वेंशनल या फिर कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि दोनों के बीच में जो विवाद है उसको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कम करेंगे ये लोग। देन उसके बाद जितने भी डिस्प्यूट्स हैं कश्मीर को लेकर वो शांतिपूर्वक हटाए जाएंगे, ये बोला गया था डिक्लेरेशन के अंदर। उसके बाद दोनों ही कंट्रीज मिलकर आपस में कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेंगी। तो ये 4 पॉइंट है जो कि यहाँ पर लाहौर डिक्लेरेशन के अंदर देखने को मिले थे। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, कारगिल वॉर की। अभी जो कारगिल वॉर है बेसिकली इसके पीछे के क्या रीजंस से, किस वजह से यहाँ पे कारगिल वॉर हुआ है। तो देखो फरवरी और मई की बात है। जो देखो ये जो कारगिल वाली जगह है ना, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पर है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे वहाँ पे ठंडक भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट जहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई थी आपको मालूम होगा, वहाँ पर जो रात के समय पर जो टेम्परेचर वो -15 डिग्री के आसपास पहुँच गया था। और ये लड़ाई रात के समय ही लड़ी जा रही थी, ठीक है। जो ये 50-60 दिन लड़ाई चली है रात के समय लड़ी गई है, इसके पीछे के रीजंस मैं आपको बताऊंगा अभी ये रात में क्यों लड़ी गई। तो फरवरी और मई में अगर हम लोग बात करें तो ये जो हाई ऑल्टीट्यूड आपको देखने को मिलेगा, हाई ऑल्टीट्यूड इंडियन पोस्ट थी, जहाँ पे कारगिल वॉर एक तरीके से जो हुआ है, कारगिल वाली जो जगह है वहाँ पर जो हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज थे वहाँ पर इंडियन पोस्ट देखने को मिले थे। इंडियन पोस्ट थे बहुत सारे। अब क्या हुए थे, वो जो इंडियन पोस्ट है जहाँ पर वो लोग हमारे जो जवान है वो रहते थे, ठीक है, अब वो सब ऑक्यूपाई कर लिए गए पाकिस्तान के द्वारा। अब पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिए गए, ये किस प्रकार से, तो हम लोग इसको समझते हैं। पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे हम लोग ऊपर वाले एरियाज पे पहुंचेंगे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है फरवरी के टाइम पर या फिर ठंडियों के टाइम पर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो इस टाइम पर ठंडी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या होता है, इस समय जो भी यहाँ पर जवान होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए नीचे ही रहते हैं। तो जैसे जैसे ठंडी कम हो जाती है, टेम्परेचर सही हो जाता है, देन उसके बाद वो लोग वापस से ऊपर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर आप कह सकते हो फरवरी और मई के बीच में क्या है, ठंड ज़्यादा है, तो ये सब नीचे आ चुके थे। तो फरवरी और मई का ही टाइम था। इसी समय पर क्या करा, जो पाकिस्तान की आर्मी है बेसिकली उन्होंने कब्जा कर लिया इंडियन पोस्ट के ऊपर, जहां पर भी यहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी रहती थी ऊपर की साइड पर, क्योंकि वो लोग नीचे आ चुके थे। तो उन पोस्ट पर आप कह सकते हो कब्जा कर लिया। अब आप कह सकते हो जो पाकिस्तान आर्मी थी बेसिकली वो, उसको डिस्गाइज पाकिस्तान आर्मी बोला गया है, उसको मुजाहिदीन ट्राइबल फाइटर्स बोला गया है, यानी कि जो पाकिस्तान उनको फ्रीडम फाइटर्स बोलता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोलता था, हालांकि वो यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी ही थी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। उन्होंने हालांकि अपनी ड्रेस वगैरह नहीं पहनी थी, फिलहाल वो आर्मी ही थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रख लिया। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें नोटिस करी गई थी, जो वहाँ के लोकल शेफर्ड्स थे ना, उन्होंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें नोटिस करी, फिर जाकर नीचे जवानों को बताया। तो जवान, जब हमारे भारतीय जवान ऊपर गए, देखे क्या एग्जैक्टली ऐसा है, तो बिल्कुल ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान आर्मी ने जो इंडियन पोस्ट थे उसके पर कैप्चरिंग कर लिया था। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंडिया के लिए वो पार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि वहाँ से आप कह सकते हो जो नेशनल हाईवे आप कह सकते हो NHID है वो गुजरता है, ठीक है। और आप कह सकते हो वो जो हाईवे है ना बेसिकली वो कनेक्ट करता है लेह को, एक तरीके से आप कह सकते हो पूरी तरह से कनेक्टिविटी श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे आप कह सकते हो जितने भी गोला बारूद ये सारी चीज़ें जो है भेजी जाती थी वो सब आप कह सकते हो कि यहाँ से, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर भी वहीं पे पास में ही है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के पास में भी आप देखने को मिलेगा। तो वो जो एक तरीके से हाईवे है ना वो पास में ही बिल्कुल देखने को मिल रहा है। अब वो हाईवे की कनेक्टिविटी काफ़ी लंबी थी। अब क्या है ना, हाईवे के ऊपर एक तरीके से पूरी तरह से ब्लॉकेज किया जा सकता था, इस
पूरे कारगिल जो जगह है वहाँ से, और कारगिल वॉर से जो जो कारगिल है बेसिकली वहाँ से अटैक किया जा सकता था इस हाईवे के ऊपर, हाईवे को ब्लॉक किया जा सकता था। इस वजह से ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि इंडिया जो है बाकी एरियाज़ में क्या करता था, अपना यहाँ पर गोला बारूद या जो भी चीज़ें हैं वो सब इस हाईवे से भेजी जाती थी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती थी, क्योंकि इस हाईवे के ऊपर टारगेट किया जा सकता था आराम से उस कारगिल वाली जगह से। अब हुआ क्या ना एग्जैक्टली, तो आप कह सकते हो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता उस वाले एरिया को, तो क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो पाकिस्तान का इसके पीछे जो मकसद था वो क्या था, इसके पीछे जो मेजर एम था ना वो ये था कि जो कश्मीर और लद्दाख का लिंक है ना वो तोड़ दिया जाए। अब कश्मीर और लद्दाख का लिंक जब टूट जाएगा तो कश्मीर को कहीं ना कहीं हम लोग आज़ाद कर देंगे, ऐसा इनका मानना था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इंडियन आर्मी ने खदेड़ दिया इन लोगों को। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया जो है एक तरीके से, ये लोग चाहते थे कि इंडिया जो है विड्रॉ कर लेगा सियाचिन ग्लेशियर से, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, एक सेटलमेंट होगा और कश्मीर जो है आप कह सकते हो ये पाकिस्तान के अंडर में आ जाएगा, कश्मीर डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, ये इनका सोचना था। लेकिन इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने जो है अपने अटैक लॉन्च कर दिया और खदेड़ डाला इन लोगों को, मारा इतना, आप कह सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे जो है पाकिस्तानी जवान मरे थे। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिले। देन उसके बाद आप कह सकते हो कि इंडियन ने वापस से अपनी जो हायर पोस्ट है उसको रिकैप्चर कर लिया था। तो लड़ाई ये काफ़ी आप कह सकते हो ठंड में लड़ी गई, मैंने कहा कि रात में लड़ी गई थी लड़ाई। रात में क्यों लड़ी गई थी, क्योंकि जो ये ऊपर वाले हायर ऑल्टीट्यूड थे यहाँ पर पाकिस्तान वाले आर्मी आपको देखने को मिलेगी, और नीचे वाले ऑल्टीट्यूड के अंदर जो नीचे वाली जगह थी वहाँ पर इंडियन आर्मी थी। अब क्या था, इंडियन आर्मी को नीचे से जो है यहाँ पर अटैक करना था ऊपर, और पाकिस्तान वालों को क्या करना था, ऊपर से नीचे अटैक करना था। तो ये दोपहर के टाइम पर या फिर दिन के टाइम पर ये जो पाकिस्तान वाले बहुत आराम से अटैक कर सकते थे, बहुत आराम से टारगेट कर सकते थे हमारे आर्मीज़ को। तो इन्होंने जो है रात का समय अच्छे से चूज़ किया, और रात के समय आप कह सकते हो -15 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस ऐसे टेम्परेचर के टाइम पर ऐसी लड़ाई लड़ी गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर 4 जुलाई आया, 4 जुलाई तक क्या हुआ, इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया अपने जो भी टाइगर हिल थी या फिर तोलोलिंग हिल थी और बहुत सारी हिल्स थी, सबको वापस से रिकैप्चर कर लिया था, वापस से इंडिया के अंदर वो चीज़ें आ चुकी थी। ठीक है, इंडियन आर्मी के कंट्रोल में आ चुकी थी। अब ये सारी चीज़ देखते हुए देखते क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय नवाज शरीफ, ये भागते भागते गए यूएस, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से यहाँ पे मदद मांगी उस समय, लेकिन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने कोई मदद नहीं करी। उन्होंने बोला भाई तुम अपने ट्रूप्स को वापस से निकाल लो वहाँ से। ठीक है, फिर उन्होंने अपने ट्रूप्स को निकाले। देन उसके बाद ट्रूप्स को निकाला तो पाकिस्तान ने वहाँ से, लेकिन उसके बाद जैसे इंडिया ने पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली, वो थी 26 जुलाई। तो 26 जुलाई को बोला जाता है कारगिल विजय दिवस। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया ने सभी चीज़ों को रिकैप्चर कर लिया था वापस से, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये था कारगिल दिवस, ओके, कारगिल वॉर। नाउ आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर बहुत सारे जवान शहीद हुए थे, भारतीय जवान, मैंने आपको बताया। इसमें से परमवीर चक्र अवॉर्डीज भी बहुत सारे थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे मनोज कुमार पांडे नाम है, विक्रम बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव और संजय कुमार, यहाँ पे ये इनके नाम आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो कारगिल वॉर है इसके अंदर आप कह सकते हो कि जो इक्विपमेंट्स है वो क्या क्या इस्तेमाल हुए थे। एक गन है जिसका नाम है बोफोर FH-77B फील्ड हाउट्जर करके यहाँ पर नाम है, इस गन का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ इसराइल ने भी हमारी मदद करी थी, इसराइल ने आर्मामेंट्स के लिए आर्मामेंट्स भी प्रोवाइड करवाए थे। साथ ही साथ जो यूएवी होता है जिसको हम लोग आज के टाइम पर ड्रोन्स वगैरह बोलते हैं, ठीक है, उनकी मदद भी प्रोवाइड करवाई थी। अगर हम बात करें इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया इस पूरे वॉर का परिणाम ये निकल कर आया कि भारत के अंदर जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो वापस से सरकार बनाई, उन्होंने वापस से जीते और काफ़ी भारी मात्रा में 303 सीटों से यहाँ पर जीत प्राप्त करी है। और फिर उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान का सिनेरियो देखें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बवाल मच चुका था। पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ के जनरल चीफ थे मुशर्रफ, इनका नाम था परवेज़ मुशर्रफ, तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा, कू कर दिया। कू का मतलब समझो में आ रहा होगा, जो आज के टाइम पर म्यांमार में हुआ हुआ है, जो वहाँ के मिलिट्री एक तरीके से उन्होंने पूरी तरह से अपने अंडर ले लिया था सरकार को। ठीक है, ये हुआ पाकिस्तान के अंदर, मतलब पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी उस समय। और पाकिस्तान के अंदर लोग ब्लेम खेल रहे थे, मतलब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम किया जा रहा था कि ये गलती इसकी है, ये गलती उसकी है, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ऐसा हमारे दूसरे को इंसान को नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें ब्लेम गेम चल रहा था। तो ये था पूरा वॉर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इनफैक्ट एक घंटे के वीडियो बनते हैं, वो यहाँ पर आपको चंद मिनटों में समझ में आ चुका है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। हालांकि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इंडियन सोल्जर्स ने, जैसे मैंने आपको बताया, 26 जुलाई को सारे चीज़ें रिकैप्चर कर ली थी, वो चीज़ें मेंशन करी गई। हमने देखा टाइगर हिल्स, तोलोलिंग टॉप, ठीक है, और 3 पिंपल्स, त्रिशूल HT, तो सभी को यहाँ पर रिकैप्चर कर लिया था उस समय पर। और 26 जुलाई को इसी वजह से कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है।
ओके देन उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है, रेडी टू इंगेज ऑन राइट्स सेज इंडिया। मतलब अभी यहाँ पर जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन, ये इंडियन आने वाले हैं और इंडिया आकर जो है बातचीत करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर से, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब से। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्होंने कल ये बोला था कि जब ये इंडिया आएंगे तो जो ह्यूमन राइट्स है उसको लेकर उसका जो इशू है वो डिस्कशन होगा। तो इंडिया ने यहाँ पर बोल दिया है, इंडिया पूरी तरह से रेडी है इन राइट्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो अब आने वाले टाइम पे देखते हैं किस प्रकार से क्या डिस्कशन होता है। मैं आपको पिछले 2 दिनों से लगातार बता रहा हूँ, डिस्कशन के अंदर बहुत सारी बातें यहाँ पर होने वाली हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो ह्यूमन राइट इशू हो गया। देन उसके बाद दूसरा अफगानिस्तान क्राइसिस के ऊपर चर्चा होगी। तीसरा जो पेगासस स्पाईवेयर है उसके ऊपर चर्चा हो गई। चौथा जो है आपस में कॉपरेशन के ऊपर चर्चा होगी। पाँचवा जो है कोविड वैक्सीन के ऊपर चर्चा होगी। तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर चर्चा होने वाली है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आने वाले टाइम पर और भी बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होंगे, तो हम लोग इसको कवर करते रहेंगे। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो पेज नंबर 10 पर यहाँ पे चर्चा हो रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक यूनाइट इंडिया मूवमेंट की गुहार लगाई है कि एक यूनाइट इंडिया मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आप कह सकते हो इंडियंस को यहाँ पे बोला है कि पार्टिसिपेट करेंगे अमृत महोत्सव के अंदर, जो कि आप कह सकते हो 75 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हम लोग सेलिब्रेट करेंगे अगले साल। और वहाँ पर एक आंदोलन चलाया जाएगा, भारत जोड़ो आंदोलन। जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी का क्विट इंडिया था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसी प्रकार से यह है यहाँ पर भारत जोड़ो आंदोलन। जहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इंडिया के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, लेकिन डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम लोग एक यूनाइट इंडिया मूवमेंट चलाएंगे, सब लोग मिलकर एकाग्रत होकर काम करेंगे। तो यहाँ पर भारत जोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये भी जो कारगिल वॉर है उसकी भी चर्चा करी गई है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है लोगों से बोला है कि आप श्रद्धांजलि पे करो उन सारे जवानों को जो कि एक तरीके से कारगिल वॉर के अंदर 1999 में शहीद हुए। ठीक है, यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो है एक तरीके से जो है आप कह सकते हो कि आज के दिन श्रद्धांजलि पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, और कारगिल वॉर हम लोगों ने समझ ही लिया है अच्छे से क्या था एग्जैक्टली। देन उसके बाद आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, चाइना और पाकिस्तान के बीच में अगर हम लोग बात करें तो दोनों मिलकर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर किस प्रकार से यहाँ पर अपना रोल निभाया जाए। आज के टाइम पर आपको मालूम होगा कि अफगानिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है, तालिबान ने चीज़ों को ऊपर कैप्चरिंग करी है और तालिबान ने जो है एक तरीके से काफ़ी हद तक अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल जमा लिया है। अब इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चाइना और पाकिस्तान ने सैटरडे में यहाँ पर आप कह सकते हो बातचीत करी, क्लोजली कोऑपरेट करा, और ये लोग आपस में मिलकर काम करने वाले हैं अफगानिस्तान के अंदर। ये जो अफगानिस्तान के अंदर आज के टाइम पर जो सिचुएशन है इसको बदला जाएगा, ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर उतर सकती हैं। इनका कहना यह है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है अफगानिस्तान के अंदर, इससे सबसे ज़्यादा खतरा इन दोनों को ही हो रहा है, और इसी वजह से ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर कोशिश ये करेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उसको सॉल्व करें। ओके, यानी चाइना और पाकिस्तान मिलकर ये काम करने वाले हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये है एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि यूएसए ने जो यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से या फिर बहुत जल्दबाजी में अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया है अफगानिस्तान से, ये बहुत बड़ी गलती है यूएस की। पहले यहाँ पर पीस मेंटेन करने के बाद यहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है और यूएस यहाँ से विड्रॉ कर चुका है। तो अब यहाँ पर ये दोनों कंट्रीज़ यानी यूएस और चाइना, सॉरी यहाँ पर चाइना और जो है पाकिस्तान, ये दोनों मिलकर जो है यहाँ पर पीस को मेंटेन करने में वर्क करेंगे, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, किस प्रकार से चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आपको पता होगा, मैं वहाँ पर डेफिनेटली ज़्यादा जोर देता हूँ। यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, एक छोटा सा आइडिया लेना है, क्योंकि ये जो अफगानिस्तान क्राइसिस है ये लगातार पिछले 1.5 हफ्ते से न्यूज़ में है और आने वाले टाइम पे ये लगातार महीने भर चलने वाला है। ओके, देन उसके बाद आज मंडे है, तो मंडे में जो है इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल नहीं आते हैं। ठीक है, बिजनेस पेज नहीं आता है। तो उसके बाद हम लोग बात करें स्पोर्ट्स सेक्शन की, तो स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको मालूम होगा टोक्यो ओलंपिक के अंदर एक सिल्वर मेडल तो आ ही चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया की जो हालत है, वो पिस्तौल जो शूटिंग है उसके अंदर सही नहीं चल रही। एक तरीके जो शूटिंग है, ठीक है, शूटिंग के अंदर यहाँ पर सही नहीं चल रहा है इंडिया। एक तरीके से आप कह सकते हो मनु भाकर हैं ये, इनके पास चांस था, ये एक तरीके से लग रहा था कि इस बार ये जीत जाएंगी, लेकिन क्या हुआ, इनकी पिस्तौल वगैरह ब्रोक हो गई है, थोड़ी सी टूट गई थी, ऐसा यहाँ पर कुछ देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये भी पीछे हो गई। तो यहाँ पर मतलब जो शूटिंग वाला एरिया है खासकर, यहाँ पर ज़्यादातर आपको अच्छी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी इंडिया के फेवर में। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं।
चलो अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ आते हैं पेज नंबर 6, दैट इज एडिटोरियल सेक्शन। यहाँ पर पहला आर्टिकल बात करता है पेगासस स्पाईवेयर के रिगार्डिंग में। यहाँ पे जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, यहाँ पे खास बात क्या है, जितने एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे इसके पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, साथ ही साथ हम लोग कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, क्योंकि यूपीएससी जो एग्जाम है, आप लोग को वहाँ पे क्या लिख कर आना है, आप लोग को अपना ओपिनियन नहीं लिख के आना है इतना, या इस ऑथर का ओपिनियन लिख कर नहीं आना है, आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पर देनी होगी। एग्जैक्टली क्या है, टू द पॉइंट बात लिखनी होगी। ओपिनियन लिखने बैठोगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आलतू फालतू लिख दोगे। तो यहाँ पर क्या है, मैं हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करता हूँ कि हाँ कोई रिपोर्ट है या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हर एक एडिटोरियल के रिगार्डिंग मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे पेगासस स्पाईवेयर के रिगार्डिंग। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 एंड 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर चर्चा हो रही है इंडियन मिलिट्री कन्वर्जेंस के बारे में। इंडियन मिलिट्री के आपस में मिलकर एक कॉपरेशन होना चाहिए। यह आर्टिकल आपका हो जाएगा जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आरबीआई और एक तरीके से डिजिटल करेंसी का रिलेशन। आरबीआई इंट्रोड्यूस करेगा डिजिटल करेंसी को, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एडिटोरियल। यहाँ पर चर्चा हो रही है इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स है वो काफ़ी बढ़िया रहा है कोविड पैंडेमिक में, यहाँ से कुछ हम लोग लेसन्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये आर्टिकल हो जाएगा आपका जीएस पेपर 1 एंड 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर लास्ट एडिटोरियल में हम बात करेंगे फेक न्यूज़ के बारे में, क्या इसके रिगार्डिंग लॉज आपको देखने को मिलेंगे। छोटा सा है, एक बार हम लोग इसके रिगार्डिंग एक ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पहले आर्टिकल की। तो आपको मालूम होगा कि जो पेगासस स्पाईवेयर है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में अभी हुआ। क्या है, हाल ही में जो द वायर न्यूज़ एजेंसी है उसने जो है लगभग बहुत सारे लोगों का लिस्ट जारी किया है और बोला यह है कि भारत सरकार ने जो है इन लोगों के ऊपर ये पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है, मतलब इन लोगों की जासूसी की है। और जासूसी करना यहाँ पर आप कह सकते हो सही नहीं है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर हम लोग एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, जो कि आप लोग अपने एग्जाम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। ओपिनियन आप लोग बहुत ज़्यादा कम ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्पाईवेयर क्या है। पेगासस स्पाईवेयर ये आपका आर्टिकल जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी साइबर वॉरफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्लस जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो पेगासस स्पाईवेयर है यहाँ पर बोला यह जा रहा है इसका इस्तेमाल हुआ है लोगों की जासूसी करने में। ये भी बात करेंगे किन किन के ऊपर यहाँ पे जासूसी की गई है। सबसे पहले आपको समझना होगा ये पेगासस एग्जैक्टली क्या है। तो देखो पेगासस को यहाँ पे बोला जाता है उड़ने वाला घोड़ा जिसके पर होते हैं, ठीक है। अब क्या है, यही जानवर हुआ करता था पहले, ख़त्म हो गया। अब क्या है, इसी के बेसिस पर यहाँ पर ये नाम रखा गया है पेगासस। पेगासस बेसिकली एक मैलिशियस या फिर मालवेयर है, यानी कि ये इस प्रकार से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो कि आपके फ़ोन के अंदर डाला जा सकता है और फ़ोन के अंदर आकर आपका डेटा वो निकाल सकता है। जैसे कि आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है या फिर मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप चैट है, कैमरा ओपन कर सकता है, माइक ओपन कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ओपन कर सकता है। तो आप समझ सकते हो ये पेगासस स्पाईवेयर कितना खतरनाक है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर सकता है। क्वेश्चन यह है कौन सी कंट्री ने बना दिया भाई ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर जो पेगासस है इसको डेवलप किया है इजराइल के जो फर्म है एनएसओ ग्रुप, उसके द्वारा यहाँ पे इसको डेवलप किया गया है 2010 के अंदर। और 2010 के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है इजराइल से इस पेगासस स्पाईवेयर को ख़रीदा है, जैसे कि बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, यहाँ पर 2 पॉपुलर नाम है। उसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, इसको ख़रीदा है ताकि वो लोग जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सही पर्पज़ में। यानी कि देखो ये जो स्पाईवेयर है इसका सही पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, जैसे कि टेररिज्म वगैरह हो गए, टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए उनके मोबाइल में जो है ये स्पाईवेयर को डाल दो और उसके माध्यम से जो है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहो। तो यहाँ लेकिन हुआ क्या है, आज के टाइम पर जो है इसको सरकारें जो है अपने यहाँ अपनी सरकार को प्रोटेक्शन देने के लिए इस्तेमाल करती हुई नजर आएंगी, ऐसा यहाँ पे ऑथर का कहना आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो पेगासस स्पाईवेयर है इसका एग्जैक्टली कैसे यूज़ होता है। देखो पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ोन में एक लिंक आता था और आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया तो वो जो पेगासस स्पाईवेयर है वो आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पर ये स्पाईवेयर काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है। एडवांस किस पर्पज़ में हो चुका है, इसको बोला जाता है ज़ीरो क्लिक अटैक। मतलब कि आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, आपके फ़ोन में एक कॉल आएगी, एक मिस्ड कॉल आएगी और मिस्ड कॉल के माध्यम से वो जो स्पाईवेयर है बेसिकली वो आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या ज़रूरत है, आपके फ़ोन नंबर की, और आपके फ़ोन नंबर के अंदर ये स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक
बंदे का स्पाई करने के लिए, एक बंदे का फ़ोन के अंदर स्पाइंग करने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें देखने को मिली हैं। और इनफैक्ट बोला यह गया था कि जो अपोजिशन पार्टी है भारत के अंदर, जैसे कि राहुल गांधी हो गए, तो इनका फ़ोन के अंदर ये स्पाईवेयर देखने को मिला है। और भी बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो इन फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, उनके फ़ोन में यहाँ पर पैकेज स्पाईवेयर देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। टारगेट किस किस को बनाया गया है, तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, लॉयर्स हो गए, तो यहाँ पर इन लोगों को एक तरीके से टारगेट बनाया गया है इस इजरायली स्पाईवेयर का। उसके बाद यहाँ पर इंडियन मिनिस्टर्स भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, ओपोजिशन लीडर्स भी हैं, जो कि इन सभी के नाम इस लिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। इन सभी के फ़ोन में कहीं ना कहीं स्पाईवेयर देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अब क्वेश्चन ये है, क्या भारत ने कोई स्टेप्स उठाए हैं इस स्पाईवेयर को टैकल करने के लिए? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ स्टेप्स हैं बेसिकली, जैसे कि साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, एक आपको यहाँ पर ये इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक तरीके से अवेयरनेस फैलाई जाती है, एक तरीके से जागरूकता फैलाई जाती है इन सब चीज़ों के बारे में। देन उसके बाद भारत का एक और इनिशिएटिव है जिसको नाम दिया गया है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। इसको 2017 में डेवलप किया गया था, ताकि एक तरीके से जो भी यहाँ पर साइबर थ्रेट है उसको टैकल किया जा सके, उसको डिटेक्ट किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर एक और इनिशिएटिव है साइबर स्वच्छता केंद्र, इसको 2017 में लाया गया। बेसिकली यहाँ पर इसका काम भी यही था, जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं यहाँ पर इनके जो वायरसेस मालवेयर है इसको क्लीन करने का काम था। उसके बाद यहाँ पर और भी इनिशिएटिव हैं, जैसे कि कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसको हम लोग CERT बोलते हैं, इसका काम भी यही था, ये जो हैकिंग वगैरह फिशिंग वगैरह है इसको टैकल करना, इससे डील करना, ये सब काम देखने को मिले हैं। अब भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर कानून है कि मतलब जो है भारत जो है, जो सरकार है वो स्पाइंग कर सकती है। तो आप देख पाओगे IT एक्ट 2000 है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर सर्विलेंस कर सकता है भारत जो सरकार है। उसका जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक और देखने को मिलता है, मैंने डिस्कस किया था डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा जैसे कि मुझे याद आता है। तो देन उसके बाद साइबर अटैक है बेसिकली ये। तो साइबर अटैक बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें से सबसे जो पॉपुलर होता है वो होता है मालवेयर। मालवेयर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके फ़ोन के अंदर डाल दिया जाएगा और फ़ोन या कंप्यूटर के अंदर, और वहाँ से जो है डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अब जो ये मालवेयर होता है इसको रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, वॉर्म्स, वायरसेस, इन सब नाम से जाना जाता है। एक चीज़ याद आ गई, इसके अंदर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो जो टेलीग्राफ एक्ट है, वो भी यहाँ पर इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और देखो सारी चीज़ें इन्होंने वही बताई हैं, ये जो एनोसो ग्रुप है इसके द्वारा यहाँ पर ये लाया गया। और उसके बाद यहाँ पर जो लिस्ट आई थी, लिस्ट के अंदर 50,000 लोगों के नाम थे। 50,000 में से बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया से हैं, और इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे लोगों के पास, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उन्होंने तो अपना फ़ोन बदल दिया है, ठीक है, क्योंकि जब से पता चला है कि उनका नाम भी है यहाँ पर, और एक तरीके से वो भी यहाँ पर इस स्पाइंग के अंदर हैं, तो उन्होंने अपना फ़ोन चेंज किया। इसका एकमात्र सोल्यूशन ये है कि आप अपना जो फ़ोन है उसको कहीं ना कहीं हटा कर रख सकते हो, ठीक है, तो मतलब जो नंबर है उसको आप पर्सनलाइज रख सकते हो। एक नंबर आपके पास बिल्कुल पर्सनलाइज होना चाहिए, जिसके किसी के बारे में नहीं पता हो, क्योंकि आपका फ़ोन नंबर की ज़रूरत है अगर आपके फ़ोन में ये स्पाईवेयर को इंस्टॉल करना है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है मनी चेंजर के बारे में। अब ये मनी चेंजर क्या है एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पर इस आर्टिकल को मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। RBI जो है इंट्रोड्यूस करेगा एक डिजिटल करेंसी, ठीक है, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा जो ये वाला एडिटोरियल है ना, इससे कहीं गुना ज़्यादा, इससे 100 गुना ज़्यादा बेहतर आपको ये वाला एडिटोरियल देखने को मिलेगा जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, मतलब बिल्कुल सेम ही चीज़ है, बट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगे हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको मतलब चीज़ें बिल्कुल तैयार मिल रही हैं, पकी पकाई मिल रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर फोकस करना, ज़्यादा नोट्स बनाना, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं सर्च करके, मैं जितना भी मेरी कोशिश रहेगी, मैं सारी एक अल्टीमेट लेवल पर चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो RBI वो इंट्रोड्यूस कर रहा है डिजिटल करेंसी, GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। IT एंड कंप्यूटर करके एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। चर्चा में क्यों है, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बेसिकली वो आज के टाइम पर वर्क कर रहा है कि उसकी खुद की एक डिजिटल करेंसी होनी चाहिए, जैसे क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उसी प्रकार की यहाँ पर एक डिजिटल करेंसी भारत की भी होनी चाहिए। आने वाले टाइम पर ये काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आएगी। अब बात करेंगे हम लोग इसकी क्या ज़रूरत है और क्या क्या रोल होने वाला है। सबसे पहले आपको समझना होगा ये डिजिटल करेंसी होती क्या है। तो बेसिकली एक पेमेंट मेथड है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, ठीक है, यानी कि कोई पेपर करेंसी यहाँ पर होगी नहीं, आप अपने फ़ोन के थ्रू यहाँ पे सारी पेमेंट वगैरह करोगे, उसको डिजिटल करेंसी बोलते हैं। ये ट्रांसफ़र करी जा सकती है, आप कर सकते हो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट के माध्यम से जो है करेंसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से दूसरे पर्टिकुलर व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र करी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यह बोला जाता है, ये देखो यहाँ पर बिल्कुल ये ऐसा सिमिलर देखने को मिलेगा फिजिकल करेंसी से, बट यहाँ पर जो ये डिजिटल मनी है
ये एक तरीके से बॉर्डरलेस ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप भी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। ठीक है, एक तरीके से इंस्टेंटेनियस ट्रांजैक्शन, मतलब तुरंत ही यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि आपने तुरंत यहाँ पर कोई किसी चीज़ का पेमेंट करा तो फटाक से यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, यानी कि आप जो ट्रांजैक्शन है इसका काफ़ी दूर भी कर सकते हो, बहुत दूर से दूर तक यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। नाउ डिजिटल करेंसी को हम लोग डिजिटल मनी भी बोलते हैं और साइबर क्रैश भी बोलते हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया क्रिप्टो करेंसी का, आज के टाइम पर क्रिप्टो करेंसी जिसको कोई रेगुलेट नहीं करता है, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है, डिजिटल करेंसी की ज़रूरत क्या है? देखो आज के टाइम पर बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस देखने को मिल जाते हैं, तो उन चीज़ों को टैकल किया जा सकता है। देखो यहाँ पर क्या है कि जब ये जो फिजिकल करेंसी होती है तो इसका एक तरीके से आराम से ट्रांसफरेशन वगैरह देखने को मिल जाता है। आज के टाइम पर एक सोवरेन डिजिटल करेंसी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है, एक क्रिप्टो करेंसी की तरह, ताकि हम लोग बहुत सारे जो माल प्रैक्टिसेस हैं उसको हैंडल कर सकें। एक तरीके से यहाँ पे क्या होगा, जब ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होंगे तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट किया जा सकता है और यहाँ पे सेंट्रल बैंक चेक कर सकती है कि हाँ भाई कहीं गलत पर्पज़ से इन चीज़ों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया को भी डिजिटल करेंसी लाने की ज़रूरत है, वो ये है, आज के टाइम पर चल रहा है डिजिटल करेंसी प्रॉक्सी वॉर। मतलब कि आज के टाइम पर बात करें तो चाइना हो गया, चाइना ने जो है अपनी खुद की डिजिटल करेंसी बना रखी है। यूएस जो है आज के टाइम पर करेंसी वॉर के अंदर आगे देखने को मिलेगा। यूएस और चाइना के बीच में बैटल चल ही रहा है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो इंडिया भी एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, इंडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। यहाँ पर इंडिया भी अपनी सुप्रीमेसी गेन कर सकता है। इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया यहाँ पर अपनी सुप्रीमेसी गेन कर सकता है। तो यहाँ पर एक प्रॉक्सी वॉर के अंदर सबसे बढ़िया यहाँ पे फ़ायदा ये देखने को मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो अस्थिरता देखने को मिलती है बेसिकली उसको एड्रेस किया जा सकता है। जो क्रिप्टो करेंसीज़ होती हैं बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये भी इसी प्रकार से वर्क करती हैं। अब इसी प्रकार से हमारे पास डिजिटल करेंसी होगी तो फिर हम लोग जो है इसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल जाता है इस करेंसी के अंदर। आप कह सकते हो उतार चढ़ाव देखने को मिल ही जाते हैं डिजिटल करेंसी के अंदर, कभी बढ़ती कभी घटती, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं जिस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद एक ज़रूरत ये भी है कि हम लोग डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करें। ठीक है, उसी वजह से हम लोग को एक डिजिटल रुपी भी चाहिए, इससे हमारे पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हुई चली जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर क्या ज़रूरतें हैं मैंने आपको बता दिया। देन उसके बाद कुछ सिग्निफिकेंस भी है। इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है, देखो आज के टाइम पर जो फिजिकल करेंसी बनाई जा रही है, पेपर करेंसी बनाई जा रही है, उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट लगता है, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर बोला ये गया है कि देखो जब भी हम लोग पैसों को प्रिंट करते हैं उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग पेपर करेंसी, इन सब चीज़ों के अंदर जब पेपर करेंसी छापते हैं उसको प्रिंट करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है उन सब चीज़ों के अंदर भी। तो वो कहीं ना कहीं बच जाएगा हम लोग का जब हम डिजिटल करेंसी की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये जो भी हमारी प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज होती हैं, आप कह सकते हो ये जो डैमेज होता है पब्लिक को, ये कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोली गई हैं, मतलब डिजिटल करेंसी का एक बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिल सकता है खासकर भारत के अंदर। कुछ इश्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। इश्यूज़ यहाँ पर जो दिक्कतें हैं, सबसे पहली दिक्कत यह है कि देखो यार ये इसके अंदर जब यहाँ पर लाना पड़ेगा तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्ट है इसके अंदर बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। इसके अंदर बदलाव करने के बाद ही जो है हम लोग इसको एक तरीके से ला सकते हैं, तो सबसे बड़ा इशू यही है। देन उसके बाद बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे हम लोगों को कॉइनेज एक्ट के अंदर, खासकर जो कॉइनेज एक्ट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया, तो सभी जितने भी एक्ट है बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बदली जाएंगी। जो यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उनको और आफत हो जाएगी उनको सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो मतलब वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अभी देखो हाल ही में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है इसको डिजिटल करेंसी को लेकर, जो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है। तो यहाँ पर जो एल सल्वाडोर है कंट्री, बेसिकली कहाँ पर आपको सेंट्रल अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि मैंने आप पूछा है मैप में देखना है इसको। तो बेसिकली ये पहली कंट्री बन चुकी है दुनिया भर में जिसने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर माना है। उनकी एक लीगल करेंसी होगी ये बिटकॉइन। हालांकि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी पॉसिबिलिटी दिखाई है इसके अंदर। देन उसके बाद अगर हम बात करें, चाइना तो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसी तरफ बात करें इंडिया, तो इंडिया ने जो है इस डिजिटल करेंसी को आज के टाइम पर बैन कर रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चर्चा करता है गेटिंग इंडियाज मिलिट्री कन्वर्जेंस फॉर्मूला राइट के बारे में।
मैं आपको इस ये जो आर्टिकल है इसका क्रक्स बताता हूँ। इस आर्टिकल के अंदर बात ये हो रही है, जो आज के टाइम पर इंडियन एयरफोर्स है, कहीं पर इसको इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी, या फिर कुछ दूसरी फोर्स हो गई ये तो कहीं पर उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी इतनी। तो क्या है, आपस में जो इनका कोऑर्डिनेशन है, आपस में जो इनका तालमेल है वो बढ़िया नहीं है। तो ज़रूरत यह है कि हम लोग को जो इंडिया मिलिट्री है उनके बीच में एक बढ़िया तालमेल होना चाहिए, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी फोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, सभी के बीच में यहाँ पे तालमेल काफ़ी बेहतरीन होना चाहिए। अब यहाँ पे तालमेल के लिए बहुत सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल वगैरह दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बोला गया है ये जो दिक्कतें हैं, जो तालमेल नहीं है, इसके लिए क्या क्या करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम लोग को इन सभी आर्मी के बीच में तालमेल बैठाना है एक, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। पहला स्टेप यह है कि आप लोग को एक कॉम्प्रहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, कि आप लोग जो है सर्विसेज वगैरह के रिगार्डिंग गाइड कर सको, जो है कैपेसिटीज़ डेवलप कर सको इन डोमेन्स के अंदर। ठीक है, गाइड करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। देन उसके बाद आप कह सकते हो सेकंड जो है स्टेप ये है कि आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है या फिर जो इंटर सर्विस एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर यहाँ पर आपको थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। देन उसके बाद थर्ड यहाँ पे जो है आर्म्ड फोर्सेस को आपको एक तरीके से जो अपने डिफरेंसेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस मस्ट रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस, जो भी इनके अंदर आप कह सकते हो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, जो भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, उन सबको अपने जो भी भेदभाव होंगे या फिर तो उन सब चीज़ों को अपने आप ही कम करना होगा। यहाँ पर आप कह सकते हो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद फोर्थ क्या है, आपको इंश्योर करना पड़ेगा एक गुड क्वालिटी स्टाफ हो, वहाँ पर एडिक्वेट मेंबर्स हो, अच्छे खासे मेंबर्स हो, अच्छे खासे इक्विपमेंट्स हो, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। फिफ्थ यहाँ पर यह है कि देखो आपको ये फैक्ट एक्सेप्ट करना होगा, जो बाकी सारी कंट्रीज़ हैं उनके जो अगर हम बात करें, जैसे यूएस की जो आर्मीज़ वगैरह हो गई, उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी बेस्ट है, तो हम लोग वहाँ से सीख सकते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया व्हाट वर्क्स फॉर अदर कंट्री ट्राई व्हाट वर्क्स फॉर अदर कंट्रीज नीड नॉट वर्क फॉर अस। यहाँ पर ऐसा क्या है कि दूसरी कंट्री के लिए जो वर्क कर रहा है वो ऐसा हो सकता है हमारे लिए वर्क ना करे, हम लोग को थोड़ी सी दूसरी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, एक सोल्यूशन की ज़रूरत है और एक जेन्युइन थिंकिंग की ज़रूरत है यहाँ पर। देन उसके बाद क्या होगा, जो ये मिलिट्री जॉइंटनेस है, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि सबके बीच में तालमेल बैठाने की ज़रूरत है, उसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। बट यहाँ पर आर्टिकल के अंदर कुछ भी दम नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। आर्टिकल में यहाँ पर एक तरीके से बकवास ही आर्टिकल है, उन्हें ज़्यादा इतना अच्छा कुछ है नहीं इसके अंदर जो कि हम लोग पढ़ सकें। तो उसके रिगार्डिंग आप लोग इसी टॉपिक के रिगार्डिंग इसका एक ऑल्टरनेटिव टॉपिक तैयार कर सकते हो, जैसे कि आप कह सकते हो नीड टू मॉडर्नाइज इंडियन एयरफोर्स, जो इंडियन एयरफोर्स है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, या फिर इंडियन एयरफोर्स के अलावा जो भी हमारी मिलिट्री है उसको मॉडर्नाइज करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। ये एक तरीके से RS TV के ऊपर डिबेट हुआ था, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आर्टिकल आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि जैसे कि मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन ज़रूरत हम लोग को सिर्फ और सिर्फ जो है एयरफोर्स के लिए नहीं, सभी जो हमारी मिलिट्री हैं, चाहे वो नेवी हो चाहे वो आर्मी हो, सभी के लिए हम लोग को एक मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। सभी लोगों के लिए हमें एक नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। हम लोग की ज़रूरत है कि देखो जैसे कि एयरफोर्स हो गई तो उसके पास नए नए एयरक्राफ्ट्स हों, इक्विपमेंट्स अच्छे खासे हों। ठीक है, इन चीज़ों की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि आज के टाइम पर जो इक्विपमेंट्स है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे ज़रूरत है हम लोग को। साथ ही साथ आप कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें हो गई। तो उसके बाद आज के टाइम पर हम लोग एयरफोर्स का सेक्टर देखें, करंट सिनेरियो, तो एयरफोर्स के अंदर आप आज के टाइम पर देख पाओगे हम लोग बहुत सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स को खुद ही बना रहे हैं, खुद ही उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज के टाइम पर आप कह सकते हो कि इंडिया जो है आधा चीज़ें यहाँ पर बनाता हुआ नजर आएगा, आधे के ऊपर यहाँ पर हमें फोकस नहीं है हमारा। तो हम लोग को पूरी तरह से इस चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और एक तरीके से इंडिया को आज के टाइम पर भी एक सीकर बोला जाता है, कोई मैन्युफैक्चर नहीं बोला जाता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, कम से कम ही करते हैं। तो इसको हम लोगों को कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा। अब इसके लिए यहाँ पे इनिशिएटिव क्या है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो भी हमारी मिलिट्री के अंदर बदलाव करना है, मिलिट्री के अंदर हमें चेंजेस लाने हैं, तो उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स बताए गए हैं। ठीक है, कुछ इनिशिएटिव्स हम लोगों ने उठाए डिफेंस सेक्टर के लिए। डिफेंस सेक्टर चाहे हमारा कोई सा भी हो, जैसे कैपिटल एक्विजिशन बजट हो गया, तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री उन्होंने हाल ही में अनाउंस ये किया कि यहाँ पर ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे डिफेंस सेक्टर के ऊपर, जो कि होना भी चाहिए। ठीक है, इसका जो बजट एलोकेशन है वो बढ़ाया जाएगा। देन उसका जो MSME है या फिर स्टार्टअप्स हैं, एक तरीके से इनको भी फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो ये मैंने बताया जैसे जैसे बजट इंक्रीज़ होगा, बजट इंक्रीज़ होने के बाद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी डोमेस्टिकली, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर ही जो है चीज़ें ग्रो होती हुई नजर आएंगी। डोमेस्टिक एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अंदर जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं, इनके ऊपर भी काफ़ी बेहतरीन इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर ज़रूरत ये भी है कि हम लोग खुद सेल्फ रिलायंट बने, मेक इन इंडिया चीज़ें चलाएं, एक तरीके से हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री के अंदर चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना चाहिए।
और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। फिलहाल यहाँ पर हमने एक दूसरा पहलू भी देख लिया है और ये वाला पहलू भी देख लिया है। तो आर्टिकल में फिलहाल इतना कुछ नहीं है, मैं तो सोच रहा था इस आर्टिकल को डिस्कस ना ही करूँ, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा हो रही है लेसन फ्रॉम इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी रेस्पॉन्स। यहाँ पर क्या है, भारत का जो फूड सिक्योरिटी रेस्पॉन्स है उससे हम लोग कुछ लेसन्स ले सकते हैं। आज के टाइम पर आप देख पाओगे कोविड इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से फैला। सेकेंड वेव के बाद आज के टाइम पर कोविड इन्फेक्शन काफ़ी कम हो चुका है। इस कोविड के टाइम पर सबसे ज़्यादा दिक्कत थी वो फूड इनसिक्योरिटी की, लोगों के पास यहाँ पे खाना नहीं रहा है, खाने को नहीं मिला, वो सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिली है। इनफैक्ट दुनिया भर में, अगर हम बात करें इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में चीज़ें देखने को मिली हैं, लेकिन इंडिया ने जो है इन चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से टैकल किया है। अगर हम लोग बात करें स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, एक रिपोर्ट थी जहां पे बोला गया 81.1 करोड़ पर्सन्स जो है वो अंडर नॉरिश थे पिछले साल, एक तरीके से उनको अच्छा सा पोषण भरपूर खाना नहीं मिला है। अब यहाँ पर क्या है, इंडिया ने इसी के रिगार्डिंग काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्टेप उठाया। अगर हम लोग बात करें कोविड-19 के टाइम पर जो इंडिया का TPDS सिस्टम था ये काफ़ी बेहतर वर्क किया है। मतलब कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी भारत सरकार ने जो है एक तरीके से जो ये फूड क्राइसिस है उसके रिगार्डिंग काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया है, फूड को जो है अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, PDS सिस्टम जैसे कि वही राशन वाली दुकानें होती है जहाँ से आप लोग राशन खरीदते हो, तो ये पूरा का पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन होती है कि सरकार जो है फार्मर से खरीदती है, ठीक है, ज़्यादा दामों में, देन उसके बाद यहाँ पर और कम दामों में जो है स्टेट्स के पास आता है और स्टेट्स फिर आपके पास भेजते हैं। ठीक है, आपको बहुत ही और ही कम दामों में मिल जाता है जो राशन मिलता है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अगर हम लोग बात करें लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद यहाँ पर चीज़ों की और ज़्यादा अकाल पड़ी या चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई। देन उसके बाद बात करें भारत की, तो भारत ने उठाए हैं बहुत सारे स्टेप, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई। ठीक है, उसके बारे में चर्चा हुई है। यहाँ पर जो 81.3 करोड़ NFS बेनिफिशरीज हैं उनको 5 किलो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाए गए, हर महीने 1 किलो दालें प्रोवाइड करवाई गई। पिछले साल अप्रैल से लेकर नवंबर तक ये राशन मिलता रहा है और इस साल भी नवंबर तक आप कह सकते हो ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं फ्री में। और उसी के साथ जो NGOs वगैरह हो गए थे उनको यहाँ पर सब्सिडाइज प्राइस में जो है ये सारी चीज़ें डायरेक्टली प्रोवाइड करवाई गई हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि 22 रुपये पर किलो जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मार्केट प्राइस के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। अगर यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से परचेज कर रहे हो तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कम दामों में मिल रहा है। ऐसा यहाँ पे जो भी NGOs वगैरह हैं उनके लिए बोला गया था। गवर्नमेंट ने जो है NGOs या फिर सिविल सोसाइटी के लिए ये अलाउ किया था। देन उसके बाद ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया साल 2020 में। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो कोविड से पीड़ित लोग थे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिला है। ऐसा नहीं कह सकते बेनिफिट नहीं मिला, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर खाना प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, एक तरीके से उनको थोड़ा सा पोषण भरपूर खाना मिल जाए, इसी वजह से दालें वगैरह इसके अंदर ऐड करी गई थी। और साथ ही साथ यहाँ पर फोकस ये भी था भारत सरकार का कि लीव नो वन बिहाइंड हम चलें, यानी कि किसी को हम लोग पीछे ना छोड़ सकें। उस वजह से सबको यहाँ पर एक तरीके से टैकल किया गया है। लेकिन आज के टाइम पर फिर भी अगर हम लोग बात करें इसके अंदर और भी चीज़ों की ज़रूरत है, वे अहेड, मतलब कि और भी चीज़ों की ज़रूरत यह है जो ये वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम है इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा। इंट्रोडक्शन इसका बहुत बड़ी तरीके से करना पड़ेगा ताकि जो है जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं हमारे वो कहीं पर भी जाएं, यानी कंट्री के किसी भी पार्ट में जाएं और उनको जो है उस राशन कार्ड के माध्यम से जो है उनको राशन मिल पाए। दोनों उसके बाद क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह से अफेक्ट होता है। तो क्लाइमेट चेंज को अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए आपको एक बहुत मजबूत एग्रीकल्चर सेक्टर की ज़रूरत है। आपको नई नई क्रॉप्स की ज़रूरत है, नई वैरायटीज़ की ज़रूरत है, एक मजबूत सिंचाई विभाग की ज़रूरत है, इरिगेशन सिस्टम आपका बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर बोला गया है थर्ड ऑफ ऑल, जितने भी फूड प्रोड्यूस आपको देखने को मिलते हैं वो काफ़ी सारा यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो भी फूड होता है वो काफ़ी हद तक वेस्टेज भी देखने को मिलता है, तो उस वेस्टेज को कहीं ना कहीं बचाना होगा। तो ये 3 चीज़ें हम लोग और ज़्यादा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अपना जो भी हम लोग बेहतरीन वर्क कर रहे हैं खासकर इस फूड सिक्योरिटी के मामले में उसको थोड़ा सा और बढ़ावा दिया जा सकता है। कैसे कैसे 3 पॉइंट उन्होंने बताए हैं, वो है वन नेशन वन राशन कार्ड को और बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। दूसरा फोकस इन्होंने यहाँ पर किस चीज़ को पड़ जाए, जो क्लाइमेट चेंज है उसको टैकल किया जाए। अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोग और ज़्यादा मजबूत बनाएं। तीसरी चीज़ों के ऊपर इनको जो फोकस दिया गया है वो है जो भी फूड वेस्ट हो रहा है उसको एक तरीके से कम किया जाए। तो इसके ऊपर आने वाले टाइम पर और चर्चा होने वाली है। एक तरीके से एक समिट भी होने वाला है नवंबर के अंदर, तो इसके ऊपर हम लोग और भी बहुत सारे आर्टिकल्स आने वाले टाइम पर देखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
फिर उसके बाद आज का लास्ट एडिटोरियल बात करता है, क्या लॉ एंड टेक्नोलॉजी एक सॉल्यूशन है फेक न्यूज़ की। फेक न्यूज़ क्या होती है आपको मालूम होगा, गलत तरीके से, मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है लेकिन एक तरीके से गलत तरीके से उसको दिखाया जाता है, और जो लोग हैं वो फेक न्यूज़ पर ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं अगर हम बात करें एज़ कम्पेयर टू द रियल न्यूज़। ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। क्वेश्चन ये है, क्या सोशल मीडिया, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जो लॉ या टेक्नोलॉजी हो गया, क्या ये एक सोल्यूशन हो सकता है इस फेक न्यूज़ का? बिल्कुल नहीं है। देखो ऐसे यहाँ पे कह नहीं सकते फेक न्यूज़ का ये सॉल्यूशन हो सकता है। ज़्यादातर फेक न्यूज़ किस चीज़ के रिगार्डिंग देखने को मिलती है, हिस्टोरिक चीज़ों के रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पर जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हुआ कुछ और होगा, कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर्स कुछ और बोलते हैं, लेकिन क्या होता है फेक न्यूज़ फैला दी जाती है और उससे जो है काफ़ी, मतलब आप कह सकते हो जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी फेक न्यूज़ वगैरह भी देखने को मिल जाती हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ इस आर्टिकल के अंदर इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑथर ने दिखाई है, वो ये है, यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारा भारत का संविधान है, वो यहाँ पर इस फेक न्यूज़ के रिगार्डिंग एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देता है। वो सोल्यूशन है आर्टिकल 51A क्लॉज एच। ठीक है, आर्टिकल 51A क्लॉज ए सब क्लॉज एच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये बोलता है, ये देखो, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, जितने भी नागरिक हैं वो उनकी ड्यूटी है कि वो अपना खुद का एक टेम्पर बढ़िया से डेवलप करें, ह्यूमैनिज्म की तरफ बढ़ें और अपनी खुद की, आप कह सकते हो, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म पर विश्वास रखें, उसको डेवलप करें। खुद यहाँ पर अपना रिसर्च के ऊपर अगर हम लोग बात करें उसके ऊपर फोकस की जा, यहाँ पर ऑथर ने हाँ एक चीज़ और बोली है, वो ये है, खुद यहाँ पर क्या होता है कि आप फेक न्यूज़ पर विश्वास क्यों कर रहे हो। अगर आप लोग लग रहा है कि हाँ फेक न्यूज़ आपके अंदर कुछ ऐसी आशंका जच रही है तो आप उसके ऊपर रिसर्च कर लो। ठीक है, रिसर्च भी तो कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग कुछ चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ पर और भी चीज़ें ऑल्टरनेटिव भी प्रोवाइड है, आप वहाँ पर देखो। एक पर्टिकुलर चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकते अगर आप लोगों को लग रहा है यहाँ पर फेक न्यूज़ है तो। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज़ के बारे में मेंशन किया गया था और ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर, मतलब आर्टिकल में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, फिलहाल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसी आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप अपने एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हो अगर पूछा जाए तो। फिलहाल अभी यहाँ पे ऐसा कोई आर्टिकल, आपको कोई बेहतरीन आर्टिकल लगाया तो इसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। फेक न्यूज़ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी दे दूंगा। ओके, नाउ क्वेश्चन ये है कि जितने भी नोट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, चाहे हमने कारगिल वार के नोट्स वगैरह देखे थे, वो सब आपको इस PDF के जो लेक्चर है, ये जो PDF है, इसके अंदर भी मिल जाते हैं। इस PDF के साथ साथ जो है आपको एक टेलीग्राम चैनल और ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल है दीपक यादव एजुकेशन नोट्स वाला, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना, सारे नोट्स आपको वहां पर मिल जाते हैं। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।